तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस का अफेक्टिंग क्या क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो रेसिस्टेंस मेनली रूप से होता क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो मैंने बताया था आपको, द पोजिशन ऑफ बाय मटेरियल यूनिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया था, उसका डायमेंशन बताया था, यूनिट बताया था, ओम्स होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है उसको। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, पहले लेंथ, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ जितनी होगी उसकी रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावे ये जो है टेम्परेचर से भी वेरी करता है। टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इंक्रीजेज होता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है और रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा होता है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए और नेगेटिव होता है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के लिए। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेसिस्टेंस। फैक्टर फैक्टर affecting affecting the resistance। ये लिखा हुआ फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। तो पहले समझते हैं इसको, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की किस तरह वेरी करता है। मैंने आपको समझाया कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने लंबे रेसिस्टेंस, जितने लंबे कंडक्टर दिखेगा उसमें उतने रेसिस्टेंस होंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट करा इसका रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस आर होता है ऑफ ए कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल। करेक्ट। सेकंड कह रहा हम लोगों को इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से डिनोट करते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। सेकंड। अब थर्ड कह रहा हम लोगों को नेचर ऑफ मटेरियल। इसको समझते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने की मीनिंग है, जैसे आयरन ले रहे हैं आप, कॉपर ले रहे हैं, तो कॉपर की रेसिस्टेंस आयरन से कम होती है, कॉपर की रेसिस्टेंस आयरन से कम होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। इस दोनों को कंबाइंड करने पर आर प्रोपोर्शनल होता है L/A। तो आर इज इक्वल टू रो L/A। ये हम लोगों का आ गया मेन फॉर्मूला, जो रेसिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है, वेयर रो, ये रो है, RHO लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर
किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होती है। और सेमी कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो देखिए, करा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। ये 3 पॉइंट समझ में आ गई आपको, करेक्ट? अब देखिए, फोर्थ पॉइंट हम लोग कह रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता रेसिस्टेंस को। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता रेसिस्टेंस को, इसको हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट करा टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड है आर सी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिग्री सी। ये होता है इसका फॉर्मूला बेसिक, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर एट 0 डिग्री सी। क्लियर है? आर सी जो है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 3 डिग्री सी सेल्सियस है, और अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस और डेल्टा टी डिग्री सी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आर नॉट, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को T2 माइनस T1 भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नोमरिकल में जनरली इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं और इसी पे बनता है। एनसीईआरटी का 3.5 और 3.7 नोमरिकल इसी पे बनेगा आपका। हो गया, चलिए देखते हैं आगे। अब आ रहा है हम लोगों को इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका, तो देखिए ग्राफ, ये टेम्परेचर है इधर, T डिग्री सी इधर जा रहा टेम्परेचर, और ये जो है सपोज दैट यहाँ से ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ए आर नॉट है, 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस है, और इधर है तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मीन्स आर सी, T डिग्री सी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस। तो ये जो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीमेंट होगा। ये है अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर।
कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है। इसका मीनिंग ये है, आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिग्री सी। इससे ये समझना है कि आप टेम्परेचर के इंक्रीमेंट करते हो, ध्यान से देखोगे बात को, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये कब, जब कंडक्टर होगा तब। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। अब आ रहा हम लोगों को कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, 3 मटेरियल्स होते हैं, जिसमें कंडक्टर के बारे में हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करेगा। लेकिन जब सेमी कंडक्टर की बात और इंसुलेटर की बात होगी तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये हॉट्स पॉइंट क्या रहा, टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड insulator टेकन एज नेगेटिव, यानी अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा टी डिग्री सी। इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे आर टी इजिकल टू हो जाएगा आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी डिग्री सी। इसका मीनिंग ये है कि आप रेसिस्टेंस से अगर टेम्परेचर का कंपैरिजन करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घट रहा। ये केस सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर वैलिड है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस उसका डिक्रीज होता है। ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा होता है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में अल्फा नेगेटिव होता है और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। इस चीज को हम लोग समझ गए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नेगेटिव होता है। चलो अब समझते हैं हम लोग, इसका मतलब ये है, समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स रूल के तहत। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, घट रहा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, घट रहा। इस केस में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में ऐसा होता है। ये फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर मीन्स क्या, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी रेसिस्टेंस घट रहा। और ये केस किसके लिए वैलिड है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। चलिए अब आ रहा हम लोगों को लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है उसको देखते हैं।
ओम्स लॉ फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड वाइस वर्सा। करंट, रेसिस्टेंस और वोल्टेज तीनों में जो रिलेशन बताया था थ्री क्वांटिटीज में, वो है ओम्स लॉ से हम लोग निकालते हैं। इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इसकी मैनली रूप से दो लिमिटेशंस है। मैनली रूप से हम लोग देखते हैं दो लिमिटेशंस क्या क्या है। एक होता है ओमिक सर्किट या ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ का ओबे करता है, उसके नियमों का पालन करता है। और एक होता है नॉन ओमिक सर्किट या नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ उसके लिए वैलिड नहीं है। जैसे डायोड, थायरिस्टर, थर्मिस्टर, टॉर्च बल्ब, ये सब में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये बताया था कि इस वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है ओम्स का कॉन्सेप्ट के अनुसार, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट भी सकता, बढ़ भी सकता, ऐसा केस दिखाया गया वहां पर। देखिए देखिए, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर्स कंडक्टर्स और सेकंड है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। ओमिक कंडक्टर्स obey Ohm's law, non-ohmic conductors not obey Ohm's law, which do not obey Ohm's law, ये ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा और ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो देखते हैं ओमिक कंडक्टर्स के बारे में हम लोग पहले। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर्स लिखा हुआ आपके सामने, इसको समझते हैं ओमिक कंडक्टर्स क्या होता है। द कंडक्टर which obey Ohm's law are called ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर ओम्स लॉ के नियमों का, माने ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इट्स ग्राफ is a straight line passing through origin. Its via graph, in voltage current graph, via graph is a straight line passing through origin. origin से इसका ग्राफ पास करता है, origin से ग्राफ इसका पास करता है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल कंडक्टर आ जाएगा, सीयू आ जाएगा, यानी प्योर मेटल अभी आता है इसमें, प्योर मेटल, इस सब का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं पहले। करंट है प्लस माइनस, ये वोल्टेज है प्लस में और ये माइनस वोल्टेज है। ये प्योर मेटल के लिए ग्राफ है, प्योर मेटल ओरिजिन से पास कर रहा ग्राफ। समझिए इसको पहले, ओरिजिन से क्यों पास कर रहा, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि रेसिस्टेंस बढ़ाने पर बढ़ता है, यदि हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ता है, यदि हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के केस में, अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। ये कहने की मीनिंग ये शो कर रहा है यहाँ पर। अब नॉनोमिक सर्किट जो होता है, नॉनोमिक कंडक्टर होता है, उस डू नॉट ओबे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है और इस ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता है।
जिसमें थायरिस्टर होगा, टॉर्च का बल्ब होगा और डायोड होगा। करा द कंडक्टर which obey Ohm's law are called ohmic conductors. Its via graph is a straight line passing through origin. हमारा नॉनोमिक सर्किट या नॉनोमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. Its via graph स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। कहने की मीनिंग ये है कि स्ट्रेट लाइन अगर हो भी रहा है इसका ग्राफ तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इट्स via ग्राफ is a straight line but not passing through, या डायरेक्ट लिख दीजिए इट्स via ग्राफ not passing through ओरिजिन से पास नहीं करेगा इसका ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों को टॉर्च बल्ब में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसके बाद डायोड, थायरिस्टर, इट। अब टॉर्च बल्ब का हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। इसका VI ग्राफ होता है, I भी सपोज देते ऐसे है, ये यहाँ तक ऐसे जाकर ऐसे हो जाता है। मीन्स क्या वोल्टेज और करंट से देखते हैं हम लोग तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट भी रखते हैं हम लोग या वोल्टेज घटता बढ़ता है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाता है। इसमें ये टॉर्च बल्ब का ग्राफ है, टॉर्च बल्ब। दूसरा है डायोड का ग्राफ देखते हैं हम लोग। ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर प्लस आए है या प्लस भी ले सकते हैं आप, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस आई ले सकते हैं और माइनस आई ले सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसका मीनिंग ये है कि रेसिस्टेंस से ये अगर कंपेयर करेंगे हम लोग डायोड का तो ये देखिए वोल्टेज और करंट का जो है यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर घट भी रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये है सो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी ग्राफ जाएगा ओम्स लॉ जो ओबे करेगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास करता है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन अगर सपोज डेट ओरिजिन से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन अगर हो जाता तो ओम्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन ओरिजिन से पास तो कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ का मतलब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ओरिजिन से पास करना। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है इसीलिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। अब देखो एक चीज है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस किस किस चीजों का बना होता है? स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस मैग्नीन और कांस्टेंटेंट का बना होता है, या नाइक्रोम भी कहीं कहीं पर यूज होता है। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस मेड बाय मैग्नीन, कांस्टेंटेंट और नाइक्रोम। स्टैंडर्ड
resistance resistances made by constant nichrome and manganese। इसी का बना होता है ये। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस मेड बाय कांस्टेंट नाइक्रोम एंड मैग्नीज।